Hello everyone. Today we are going to learn about making of the Indian Constitution of Chapter 2 Civics Class 9th. तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी थी जो इंडिया को की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन बने. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सेगमेंट. तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद इट. First we have Vallabhbhai Patel. तो सरदार वल्लभ पटेल, he was born in Gujarat. He was the first deputy prime minister of India. इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो योगदान था वो था जितने भी इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे रजवाड़े या फिर राज्य हुआ करते थे, इन्होंने उनको इंटीग्रेट किया था. उन्होंने इन सभी को इंडिया के अंदर मिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. So after that we have Abul Kalam Azad. Abul Kalam Azad, he was the first education minister of India. He was an author और ये कांग्रेस के बहुत ही prominent leader थे. And then we have T.T. Krishnachari. He was born in Tamil Nadu. He was also a prominent leader of the Congress and later he became the financial minister. तो ये finance minister बाद में बन गए थे. So now moving towards making of the Indian Constitution. तो जैसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, अपार्थाइड की सिचुएशन चल रही थी, देयर वाज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनते टाइम भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लीडर्स के सामने आई थी. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम पहले क्वीन के सब्जेक्ट हुआ करते थे, ब्रिटिश मोनार्की के सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट नाउ वी वर टर्निंग टूवर्ड्स सिटीजनशिप, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. अब जो हमारी कंट्री है उसके हिस्से कर दिए गए थे पार्टीशन के टाइम पे. इट वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेस पे. सो द मुस्लिम पॉपुलेशन इट वेंट टू पाकिस्तान एंड द हिंदूज दे रिमेन्ड इन इंडिया. तो ये जो सारे डिफरेंसेस थे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थे लोगों के मन में, क्योंकि कुछ साल पहले तक जो लोग साथ में रह रहे थे, नाउ दे हैड टू मूव अवे एंड देयर वाज एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन थॉट्स. तो लोगों के विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था. तो 10 लाख पीपल के आसपास जाने गई थी. दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि जो पार्टीशन है दिस क्रिएटेड अ ह्यूज रकस इन द कंट्री. बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी पूरे देश में. उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम थी दैट वाज रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट्स. जब ब्रिटिश गए थे तो उन्होंने एक बहुत ही अलग डिसीजन लिया था. दैट वाज कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, ऐसे एरियाज़ जिन पे अभी भी राजा रूल करते थे, फॉर एग्जांपल वी हैड जौनाबाद, वी हैड हैदराबाद, वी हैड कश्मीर. तो इन सबको इन्होंने एक अथॉरिटी दी थी कि अगर आपका इंडिया के अंदर मिलने का मन है तो आप इंडिया में मिल सकते हो, अगर आपका पाकिस्तान के अंदर मिलने का मन है तो आप पाकिस्तान में रह सकते हो, और अगर आपको किसी में भी नहीं जाना है, अपना एक अलग देश बनाना है, अपना अलग राज्य बन के रहना है, तो आपके पास वो भी पावर है. सो दिस क्रिएटेड अ ह्यूज मेस इन द कंट्री बिकॉज स्टेट्स लाइक जैसे हैदराबाद, इफ़ यू लुक एट द पोजीशन ऑफ हैदराबाद, इमेजिन हैदराबाद बीइंग एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो इंडिया के बीच में एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनना, इट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करने का, इंडिया के अंदर मिलाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. सो when the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि क्या जो हम विजन लेके चल रहे हैं इंडिया के लिए, कि इंडिया आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा होगा, ये सब राइट्स लोगों को मिलेंगे, तो ये सब फुलफिल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा. लाइक इज़ इट जस्ट अ ड्रीम और कैन वी टर्न इट इनटू रियलिटी. सो दे हैड लॉट ऑफ फियर अबाउट दैट. नाउ द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज थी कि लोगों के मन में डाउट्स नहीं थे. लाइक इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वी सॉ कि जो ब्लैक्स हैं उनके डिमांड्स अलग थे, जो वाइट्स हैं उनके डिमांड्स अलग थे. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर किसी को भी डाउट नहीं था. सो लाइक वोटिंग का राइट सभी को मिलेगा,
तो किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं किया कि विमेन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो पुअर पीपल हैं उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट वी अग्रीड कि वोटिंग राइट सभी को मिलना चाहिए डिस्पाइट ऑफ देयर इकोनॉमिक पोजीशन या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, एवरीवन इन इंडिया शुड बी प्रोवाइड राइट टू वोट। उसके अलावा डेमोक्रेसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एवरीवन अग्रीड कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर चलनी चाहिए। वी डू नॉट वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वी डिड नॉट वांट एब्सोल्यूट मोनार्की, या फिर हमें कोई भी आर्मी रूल ये सब नहीं चाहिए था। वी वांटेड अ डेमोक्रेसी। तो ये सब हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हम चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सके, हम एक बहुत ही अच्छा अपना देश बनाएं जिसमें सभी सोसाइटीज़ को राइट्स मिले, सभी के राइट्स प्रोटेक्टेड हों। सो द लीडर्स ऑफ द कंट्री दे वर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। There was a sharp difference of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. तो बहुत सारे अप्रोच को लेके डिफरेंसेस थे कि हम किस तरीके से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से हम इंडिया को डेमोक्रेसी बना सकते हैं, लेकिन फाइनल गोल ऑफ एवरीवन वाज द सेम, टू मेक इंडिया अ बेटर नेशन। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। एज फार एज in 1928 मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इन 1946, लेकिन 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और उनका एक कमेटी थी 8 अदर पीपल की। सो दे ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कराची सेशन जो 1931 में हुआ था उसको दिखाया था लोगों को कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तब कौन कौन से उसके अंदर प्रोविज़न होने चाहिए। सो इट वाज लाइक अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ड्रीम कि वो लोग सोच रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, एंड दे वर वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने जो ये कराची सेशन में पास हुआ था और जो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, इन दोनों के अंदर बहुत ही सारी बातें थी, मतलब सेम डॉक्यूमेंट था, इट वॉज जस्ट शोड एट डिफरेंट टाइम्स। तो इनके अंदर लिखा हुआ था कि सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी जो अल्पसंख्यक जाति हैं, उनको भी उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। और बाकी जो ये सभी बेसिक वैल्यूज़ थी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एड ऑन करी। द फेमिलैरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वॉज ऑल्सो हेल्प्ड इन एन अग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का जो लेजिस्लेचर था, ब्रिटिश कैसे काम करते थे, इससे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कैसे हेल्प हुई। तो सबसे पहले जब ब्रिटिश इलेक्शन कराते थे तो उनके पास सभी को राइट टू वोट नहीं था। ओनली अ सिलेक्टेड हैंडफुल ऑफ पीपल वर गिवन द राइट टू वोट। उसके अलावा क्योंकि सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो जब इलेक्शन हुए थे 1937 के अंदर तो एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर नहीं बन पाया। अच्छे से अगर लेजिस्लेचर नहीं होगा तो उसको हम फुली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, बिकॉज एवरीवन वाज नॉट प्रोवाइडेड द राइट टू वोट। But the experiences gained by Indians in working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them। तो जो हमारा ब्रिटेन के साथ एक्सपीरियंस था, जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो हमने सीखा कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, कैसे हमें वोटिंग देनी चाहिए, वोट करना चाहिए। सो एवरीथिंग वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। That is why Indian Constitution adopted so many institutional details and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935। तो इसी वजह से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए, बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी, तो हमने उसमें से कॉपी कर लिए, बिकॉज वी हैड द फेमिलैरिटी। हमें पता था कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी चाहिए, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले देख ली हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर। So years of thinking and deliberation of the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on their own terms। तो अब क्या है कि हमने इतने टाइम से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो जो हमारे लीडर्स थे उनके पास एक कॉन्फिडेंस आया कि हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी हेल्प ले सकते हैं। तो
बहुत सारे लीडर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, बहुत सारे रशियन रेवोल्यूशन से जो सोवियत यूनियन है उससे इंस्पायर्ड थे, बहुत लोगों को जो यूएस की गवर्नमेंट थी उसके कुछ राइट्स पसंद आ रहे थे. सो आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ मिक्स्ड बैग. तो हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को रेफ़र किया है लेकिन हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है. वी मेड दोज रूल्स इंडियन. तो इंडियन हमने कैसे बनाए हैं, हमने देखा है कि वो जो लॉज हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जो राइट्स हैं, वो इंडियन लोगों के ऊपर कैसे लागू हो सकते हैं. सो वी डिड अ थॉरो रिसर्च, मतलब आर लीडर्स दे डिड अ थॉरो रिसर्च, और उनको डायरेक्टली उन्होंने इमिटेट नहीं किया है. दे डिड नॉट सिंपली इमिटेट दैट, बट हर एक चीज़ को क्वेश्चन किया गया कि इंडिया में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो कौन से सेक्शन को ये इफ़ेक्ट करेगी. एंड ऑल दीज क्वेश्चनिंग और इतना सारा डिस्कशन के बाद ये सभी चीज़ें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई गई. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो हु देन वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, इट वॉज मेड बाय अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों ने उसको मिलके बनाया, ऑलमोस्ट 300 पीपल वर इंक्लूडेड. तो उस इतनी बड़ी बॉडी को हम क्या कहते थे, इट वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो बहुत सारे लोग थे जिनको इलेक्ट किया गया. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वॉज एन इलेक्टेड बॉडी. लोगों ने उनको चुना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946. तो सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946. सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहली मीटिंग के बाद ही पार्टीशन जो है वो स्टार्ट हो गया था. तो बहुत सारे मेंबर्स जो हमने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे थे, दे मूव टू पाकिस्तान, और जो संख्या थी वो काफ़ी कम हो गई थी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 299 members. द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 January 1950. To mark this day, we celebrate 26 January as Republic Day every year. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर को, मतलब सभी काम पूरा हो चुका है और हमने अपने आप को, इंडियन पीपल ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है. सो अगर आप प्रियम्बल देखते हो तो उसके ऊपर आपको डेट नज़र आएगी 26 नवंबर 1949. लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू कब हुआ है, मतलब इसकी वर्किंग, इसका फंक्शनिंग कब से चालू हुई है, इट स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. तो इसीलिए हम अपना रिपब्लिक डे वो 26 जनवरी को मनाते हैं. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? We have already noticed one reason above. The constitution does not reflect the views of its member alone. It expressed a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because of basic rules were not acceptable by all major groups or political parties. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इतना जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत पहले लिखा गया है, हम इसकी बात अभी भी क्यों माने. बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रीराइट करना पड़ा, क्योंकि इतने साल पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न टाइम्स के जो राइट्स और लॉज हैं उनको बता पाए. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इतना ज़्यादा रीराइट नहीं करना पड़ा है. सो the experience of our constitution is different. Over the last half of the century, several groups have questioned some provision of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. तो बहुत सारे लोगों के ओपिनियन आए हैं कि इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल इसका अच्छा नहीं है, या फिर इस आर्टिकल के किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है उसको इंडिया में किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है. मतलब कि किसी ने भी ये नहीं बोला है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा नहीं है या फिर अभी के टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो आज भी मेंटेन करी हुई है. द सेकेंड रीज़न इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो इलेक्टेड बॉडी थी, तो लोगों ने खुद मिल के चूज़ किया था कि कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा. तो बेसिकली हम लोगों ने खुद वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बिकॉज वी सेंट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू राइट इट.
So the Constituent Assembly, there was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly did not have to chosen directly by all people of India. It was elected mainly by the members of existing provincial legislature, as we mentioned above. This ensured a fair geographical share of the members from all the regions of the country. तो जो हमारे मेंबर्स थे, जो हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने मिलके हमारे बिहाफ पे वोटिंग करी थी, ठीक है। मतलब जो इलेक्टेड, फॉर एग्जांपल अगर हमारे एमएलएज हैं हर एक एरिया के ऑल ओवर द कंट्री, उन्होंने मिलके एक गवर्नमेंट को तैयार किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार किया है, जो हमारे बिहाफ पे फैसले लेगी, लॉज बनाएगी, रेगुलेशंस लिखेगी। ये सभी काम क्या है, इनडायरेक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको इलेक्ट किया है, क्योंकि लोग हर जगह से आए थे, हर एक क्षेत्र से आए थे, तो हर एक एरिया के लोग इसके अंदर इंक्लूडेड थे। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट अग्री विद कांग्रेस। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग यहाँ पे थे, क्योंकि दैट वाज द बिगेस्ट पार्टी एट दैट टाइम। लेकिन छोटे छोटे सबसेक्शन उसके अंदर भी थे, लोगों के विचारों में मतभेद तभी भी था। सो यहाँ पे क्या है कि हर एक लैंग्वेज से, कास्ट, क्लास वगैरह सभी जगहों से हमने लोग लिए हैं। और अगर हम जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज़ किया, लेकिन अगर सभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तभी भी होती तो ये जो मेंबर की कॉम्पोजिशन है ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि ये सभी लीडर्स उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थे। सो एवरी पॉपुलर लीडर एट दैट टाइम एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी वॉज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So finally, in the member which the Constituent Assembly worked gives the sanctity to the Constitution, the Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. तो जो हमारी Constituent Assembly है वो बहुत ही ओपनली काम करती थी, बहुत ही अपने जो भी वो डिसीजन लेती थी वो सभी को बता रही है कि हमने ये डिसीजन लिया है, हर एक चीज़ नोट डाउन हो रही है ताकि आप उसको इन फ्यूचर रेफ़र कर सको. इट वॉज़ वेरी सिस्टमैटिक एंड इट वॉज़ कंसेंशुअल कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अग्री कर रहे हो तो ही वो चीज़ इसके अंदर लिखी जाएगी. अगर आप सभी उस चीज़ के लिए सहमत हो तो ही आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालोगे, वरना दैट पॉइंट विल बी रिजेक्टेड. तो सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स इन्होंने डिसाइड किए कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करेगी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया था. ड्राफ्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं रफ वर्क. तो उन्होंने एक रफ फ्रेमवर्क बनाया था कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. उस ड्राफ्ट को क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ डिस्कशन हुई उस ड्राफ्ट के ऊपर. ऑलमोस्ट 2000 अमेंडमेंट हमने मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने डिस्कस की कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए. शुड वी प्रोवाइड द पीपल राइट टू फ्रीडम, क्या लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो एक एक पॉइंट के ऊपर उसके अंदर डिस्कशन हुआ. 114 डेज़ का टाइम इन्होंने लिया, जो कि 3 सालों के अंदर स्पैन था. मतलब किसी साल में ये 40 दिन बैठे हैं, किसी के अंदर ये 100 दिन बैठे हैं. सो दैट वाज द केस. एंड एवरी डॉक्यूमेंट, जो भी वहाँ पे बात हुई है, जो भी डिस्कशन हुआ है, एवरी पॉइंट वाज रिकॉर्डेड. हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया गया है और उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज डेट. तो जब ये प्रिंट कराई गई, इसकी बहुत ही मोटा डॉक्यूमेंट था. इट हैड 12 बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब 12 किताबों के अंदर ये समाई थी ये सभी डिबेट्स. और these debates provide the rationale behind every provision of the constitution. They were used to interpret the meaning of constitution. तो ये जो बुक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, ये बताती हैं कि कोई भी प्रोविज़न लेने से पहले लोग क्या सोच रहे थे, क्या उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, किसी भी राइट का या फिर किसी भी लॉ का क्या मतलब है, तो क्या नेसेसिटी है इन चीज़ों की, ये सब इन्होंने डिस्कस किया हुआ है. तो हम इसको आज भी रेफ़र कर सकते हैं. जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं या फिर जो बाकी लोग हैं वो इसको आज भी रेफ़र करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स को, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन का या जो हमारा संविधान है उसका असल मतलब ढूंढ पाएँ. सो दैट वाज योर टुडेज लेसन. टुमारो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।